नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज ये पर्यावरण का पहला वीडियो है। आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एंजॉय कीजिएगा। देखिए, आप लोग किसी भी परीक्षा के प्रिपरेशन कर रहे हो, पर्यावरण से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर क्वेश्चन से पूछा ही जाता है। जैसे आप सभी ने ओजोन परत के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ये भी पर्यावरण का ही पार्ट है। अगर आपने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा तो ये भी आपका पर्यावरण का ही पार्ट है। ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे जैसे वन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, वनों के प्रकार या ये सारी चीजें, ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण का ही पार्ट है। ठीक है। जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। ज्योग्राफी में घास के मैदान से संबंधित प्रश्न आता है। ये सब पर्यावरण के ही पार्ट हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि आप यहाँ पे सिर्फ पर्यावरण पढ़ रहे हो। आप ये ध्यान में रखो कि इस पर्यावरण टॉपिक से जीएस का भी लगभग आपका 10-15% भला होने वाला है। ठीक है। तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पर्यावरण काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जीएस सेक्शन में जैसे ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, करंट अफेयर वगैरह हो गया, इसके बाद में जो स्टैटिक जीके है वहां से हो गया। इन सारे टॉपिक में एक एक प्रश्न पर्यावरण के आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो पहली बात, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ वन दरोगा के लिए है। ठीक है। ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पे जो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक इन्वायरमेंट मैंने स्टार्ट किया है, ये हर एक एग्जाम के लिए है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी लोग इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है वन दरोगा की। ठीक है। तो वन दरोगा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके सिलेबस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है। ठीक है। सिलेबस डिस्कशन अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट हमने पर्यावरण का बना दिया है जिसमें पहला वीडियो आपका सिलेबस डिस्कशन का ही रहने वाला है। दूसरे वीडियो में हमने एग्जाम पैटर्न की बात की है। ठीक है। एग्जाम पैटर्न यानी कि परीक्षा में आपके पर्यावरण से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा उसकी चर्चा की है। तो पहले आप सिलेबस चेक कीजिए एंड देन आप एग्जाम पैटर्न यानी कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है, इन्वायरमेंट से प्रश्न कैसे बनते हैं, किस स्तर तक बनते हैं, ये सारी चीजें आप पहले चेक कीजिए। आप अपना पर्यावरण का एक बेस देखिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, पर्यावरण में आपको कहां तक पढ़ना है। ठीक है। बेस अपना मजबूत कीजिए। इसके बाद में फिर आप चैप्टर पे आइए। अब चैप्टर में देखिए, मैंने पहला जो टॉपिक उठाया है वो आपके जीएस को भी ध्यान में रखते हुए उठाया है, और वन दरोगा का जो जॉब प्रोफाइल है इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने पहला टॉपिक यहाँ पर उठाया है, जो कि है आपका विश्व व भारत में वन संसाधन। ठीक है। तो विश्व व भारत में वन संसाधन आपको पढ़ना है। आप वन दरोगा की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब ये मत कहना कि वन दरोगा की प्रिपरेशन में वन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। ये आप कतई मत कहना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट नहीं आएगा, पर्यावरण नहीं आएगा। अरे मैं कहता हूँ कि ये तो आएगा, वन संसाधन तो पूछा जाएगा। आप वन दरोगा की जॉब करने जा रहे हो तो इसको जरूर पढ़ लेना। और जो उत्साह, ठीक है, जो उत्साह और इंटरेस्ट आज आप पहले वीडियो में दिखा रहे हो, अगर दूसरे वीडियो में आपका नहीं दिखा, ठीक है, तो फिर समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप वही छात्र हो जो पहले दिन एंजॉय करते हो और दूसरे दिन फिर डिमोटिवेट होकर अपना अस्त्र शस्त्र रख देते हो। ठीक है। तो अस्त्र शस्त्र नहीं रखना है। जिस तरह से आप आज उत्साहित होकर इंतजार कर रहे थे वीडियो का कि पर्यावरण से संबंधित पहला टॉपिक हमें मिलेगा, उसी उत्साह और उमंग के साथ में आप जितने भी वीडियोस आगे आएंगे उनको कंटिन्यू देते रहेंगे। अपना समय आधा घंटा आपको रोज देना है। ठीक है। आधा घंटा का हमारा वीडियो होगा। आधा घंटा आपको जो है दिन भर में 24 घंटे में आधा घंटा आपको निकालना है पर्यावरण की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है कि क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं आता है कोई टॉपिक समझ में तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट मोड पे देख लीजिएगा। एक दो बार देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे बच्चों ने अभी पर्यावरण नहीं पढ़ा है। बहुत सारे बच्चों का जो स्ट्रीम रहा है, बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन का, वो इंजीनियरिंग रहा है। इसके बाद में साइंस साइड रहा है, प्लस एग्रीकल्चर या अन्य कोई टॉपिक रहा है। तो पर्यावरण बहुत कम बच्चों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से इन टॉपिक को क्लियर करेंगे। मैं भी जो यहाँ पे टॉपिक ला रहा हूँ, कंटेंट ला रहा हूँ, वो वेल रिसर्च करके ही ला रहा हूँ। ठीक है। फालतू के कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, कंप्लीट टॉपिक आपका यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। बिना किसी देरी का आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं विश्व व भारत में वन संसाधन। ये यहाँ पर आपका टॉपिक है, विश्व व भारत में वन संसाधन। एक सेकंड इरेज कर देते हैं पहले, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहले हम विश्व में वन संसाधन को देखते हैं।
कि विश्व में वन संसाधन की स्थिति क्या है, विश्व में वनों के प्रकार कितने हैं, ठीक है, वनों के प्रकार विश्व में कितने प्रकार से वन पाए जाते हैं और उनके डिटेल में आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में फिर हम भारत के वनों के प्रकार के बारे में आएंगे, ठीक है, फिर हम भारत में जो वन के प्रकार हैं उसको देखेंगे। तो पहले विश्व को कवर करते हैं, फिर भारत पे आते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में पहले हम विश्व को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, वह विशाल क्षेत्र जहां पर वृक्षों की बहुतायता होती है वन कहलाते हैं, आप सभी को पता होगा। वन जो है मिट्टी की प्रकृति, जलवायु और स्थानीय स्थलाकृति वनों और पेड़ों का निर्धारण करते हैं। तो वनों और पेड़ों का जो आकार होता है, सघनता होती है, छोटा बड़ा उनका आकार होता है, ये सारी चीजें मिट्टी की प्रकृति, जलवायु और स्थानीय स्थलाकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे मरुस्थल में दूसरे प्रकार के वन पाए जाएंगे, जहां पे वर्षा होता है वहां पर दूसरे प्रकार के वन पाए जाएंगे। तो वही कह रहा है कि वनों का जो प्रकार होता है ये जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और स्थानीय स्थलाकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। अब इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वनों के जो प्रकार हैं जलवायु के आधार पर वो इस प्रकार हैं। 3 प्रकार के वनों को हमने यहाँ पे कैटेगराइज्ड किया है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि उष्ण का मतलब गर्मी वाला क्षेत्र, जहां पे जबरदस्त गर्मी पड़ती है और वर्षा होती है, वो एरिया, उस एरिया में जो वन मिलते हैं उस टाइप के वन, ठीक है। दूसरा है आपका शीतोष्ण पतझड़ वन। शीतोष्ण का मतलब ये होता है कि शीत का मतलब ठंड और उष्ण का मतलब गर्म, यानी कि जहां पर ठंडी और गर्मी दोनों होती है, ठीक है, उस टाइप के वन जो होते हैं वो पतझड़ वन या पर्णपाती वन भी कहलाते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है शीतोष्ण पतझड़ वन, जहाँ पे ठंडी गर्मी दोनों होती है, 6 मास ठंडी 6 मास गर्मी, इस टाइप का जहाँ पे इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, वहाँ पर शीतोष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, समय आने पर पत्तियां गिरती हैं और समय आने पर पत्तियां फिर पुनः उगती हैं। और इसमें उष्णकटिबंधीय वन में हमने देखा कि हमेशा यहाँ पर हमेशा हरियाली रहती है, वर्षा यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये एरिया है आपका, जो आप पहला कैटेगरी देख रहे हो, ये एरिया है आपका भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है। अपना भारत यहाँ पर है, तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अफ्रीका में कांगो बेसिन है, ठीक है, अफ्रीका में जो कांगो बेसिन है वो वाले वन होते हैं यहाँ पे। इसके बाद में दक्षिण अमेरिका में जो ये अमेजन फॉरेस्ट है ये भी आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण पतझड़ वन कहाँ पे मिलता है, तो शीतोष्ण पतझड़ वन दोस्तों आपका यहाँ पे मिलता है, जो यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग है। जैसे ये यूरोप है तो जो उत्तर पश्चिमी भाग है यहाँ पर शीतोष्ण पतझड़ वन मिलता है। इसके बाद में चाइना में मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, जापान साइड में मिलता है, ठीक है। तो शीतोष्ण पतझड़ वन आपके यहाँ पे मिलते हैं। बात आती है तीसरे टाइप के वन की, जो कि है बोरियल या फिर शंकुधारी वन। बोरियल या फिर शंकुधारी वन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका आर्कटिक क्षेत्र है, मीन्स अगर हमारा ये अर्थ है तो ये जो आर्कटिक क्षेत्र है मतलब पर्वतीय क्षेत्र जहां पर बर्फबारी होती है, ठीक है, वहां पर जिस प्रकार के वन पाए जाते हैं उनको हम बोरियल या फिर शंकुधारी वन कहते हैं। यहाँ पर 2 तरह के वन होते हैं, अभी डिटेल में हम इसकी चर्चा आगे कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने टाइप को देखा है और टाइप के साथ साथ में हमने थोड़ा सा इसके डिटेल पर भी चर्चा कर लिया है। अब हम डिटेल में आपको क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीजें देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ओके। देखिए, इस प्रकार क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ वर्ड एरर हुआ है तो आप इस पर ध्यान ना दें, मैंने सारी चीजें आपको पहले बता रखी हैं। इस प्रकार के वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है। जैसे भूमध्य रेखा के एक ओर पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा अगर आपका ये है तो उसके एक साइड में पाए जाते हैं, मतलब दूसरी साइड में नहीं, उसके एक साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा के एक साइड में पाए जाते हैं, एक और साइड में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन भारत के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। अब पश्चिमी तट पर क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर मानसून की एंट्री होती है, तो भूमध्य सागर से ही या फिर समुद्र से जो उठने वाले मानसून होते हैं उन्हीं से यहाँ पर वर्षा होती है, इसीलिए पश्चिमी तट पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के भागों में फैले हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि ये लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। भूमध्य रेखा के एक और पाए जाते हैं यानी कि कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में, इसके बाद में आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में और दक्षिण पूर्व एशिया में, जिसमें आपका भारत का जो पश्चिमी तट है वहां पर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जिस प्रकार के पादप यानी कि पेड़ पौधे और जिस प्रकार के जीव प्रजातियां पाई जाती हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वन है तो उसमें पौधे होंगे, जीव होंगे, ठीक है। तो किस प्रकार के जीव और पौधे पाए जाते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम इस पर कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अत्यधिक तापमान और आर्द्रता होती है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो वर्षा है सेंटीमीटर में अगर देखेंगे तो 200 से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो वर्षा होती है ये 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। मृदा जो होता है ये ह्यूमस से परिपूर्ण होता है। इन वनों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, मतलब यहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियां एक ही क्षेत्र में, मतलब अगर हम 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब पेड़ पौधों के कई प्रकार, जीव जंतुओं के कई प्रकार कम स्क्वायर में, कम स्पेस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये होती है जैव विविधता। जैसे ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम वृक्षों की ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पर 50 से 60 मीटर तक लंबे वृक्ष होते हैं और इन वनों में अधिपादप भी पाए जाते हैं। पादप का मतलब होता है कि अगर हम मेन पौधों की बात करें तो वो पादप होते हैं और अधिपादप ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे लताएं वगैरह हो गई, आपने देखा होगा गांव क्षेत्र में इसको बौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौर। तो बौर का काम क्या होता है कि पेड़ों की टहनियों पर लटकती हुई पाई जाती हैं, तो इन्हीं को हम अधिपादप बोलते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। तो इन वनों में अधिपादप भी पाए जाते हैं जैसे लताएं, क्रीपर, काष्ठ, कलाएं, आर्किड इत्यादि, ठीक है। इन वनों में वृक्षों पर रहने वाले जंतुओं का बाहुल्य होता है, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे चूंकि अधिक होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पेड़ पौधे पर रहने वाले जंतु भी यहाँ पर अधिक मिलेंगे। जैसे बंदर हो गया, उड़ने वाली गिलहरी हो गई, घोंघे इत्यादि हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी थी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत। एक बार आप क्या कीजिए कि एक बार मैं कहूंगा कि जब वीडियो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, वीडियो जब आपका एंड हो जाएगा तो आप सारी चीज़ों को एक बार पुनः रिवीजन कर लेना, ठीक है, अपनी साइड से, ताकि पुनः आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में आप सारी चीज़ें याद कर जाए। एक सेकंड जरा मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सिस्टम समझने में भी दिक्कत हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में सब इरेज हो जाए। वो फंक्शन कहाँ पे है तो वो चीज़ अभी मुझे दिख नहीं रहा है, देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जैसा होगा आगे। अगला जो वन आपको पढ़ना है, अगला जो वन टाइप आपको देखना है वो है शीतोष्ण पतझड़ वन। शीतोष्ण पतझड़ वन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडी और गर्मी दोनों, जहां पर 6 महीने ठंड होता है, 6 महीने गर्मी होती है, ठीक है। और इन्हीं में मौसम के अनुसार जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो अपने पत्ते को गिराते हैं और जब गर्मी होती है या फिर वर्षा वगैरह आता है, बसंत ऋतु आती है, तो वहां पर पत्ते पुनः उगते हैं, ठीक है। तो ये टाइप के वन जो होते हैं भारत में भी ज्यादातर पाए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यह वन अधिकतर उत्तर पश्चिम यूरोप, मध्य पूर्व अमेरिका, कोरिया, उत्तरी जापान और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि ये जो वन है ये उत्तर पश्चिम यूरोप, अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो यूरोप आपका यहाँ पर स्थित है, तो उत्तर पश्चिम यूरोप यानी कि यूरोप के इस साइड में, ठीक है। अगर ये यूरोप है तो यूरोप के इस साइड में, यानी कि जहाँ पे रसिया यूरोप से मिलता है, ठीक है, जहां पे रसिया यूरोप से मिलता है वो वाला एरिया। इसके बाद में देखेंगे मध्य पूर्व अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका के मध्य और पूर्व अमेरिका, ठीक है, इस साइड में, ये वाला साइड। इसके बाद में कोरिया, उत्तरी जापान और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो कोरिया में हो गया, उत्तरी जापान यानी कि जापान यहाँ पे है तो उत्तर क्षेत्र में, और ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ज्योग्राफिकल के माध्यम से थोड़ा सा डिनोट करने की कोशिश की है ताकि आपको याद रहे। यानी कि यूरोप में उत्तर पश्चिम, इसके बाद में अगर हम बात करें यूरोप में उत्तर पश्चिम, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम का मतलब दोस्तों यहाँ पर साइड में होगा, ठीक है। यहाँ पे भी है, आप ध्यान दीजिएगा कि यूरोप के उत्तर पूर्वी में भी है, मैंने इसको अलग से देखा था, यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया। यहाँ पे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों में यूरोप में स्थित है, और उत्तर पश्चिम आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलो ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ओके, सारी चीजें आप देख लेना। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे शीतोष्ण पतझड़ वनों के वृक्ष
पतझड़ ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तथा बसंत ऋतु में अपनी पंक्तियां या पत्तियां ले आते हैं। ठीक है, पतझड़ ऋतु में अपनी पत्तियां गिराते हैं और बसंत ऋतु में अपनी पत्तियां लाते हैं। ये सामान्य जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जहां पर होता है। ये तापमान आप याद रखिएगा कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में शीतोष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस मतलब ज्यादा गर्म यहाँ पे नहीं होता है, तो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे माहौल में शीतोष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं तथा 6 मास तक ठंडी, 6 मास तक सर्दी का मौसम होता है यहाँ पर। वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो 75 से 100 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में वर्षा होती है। इन वनों में भूरी मृदा पाई जाती है जो पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। याद रखिएगा, जो हमने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात की थी उसमें लाल मृदा पाई जाती है और यहाँ पर भूरी मृदा पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार के पादप और प्राणीजात पाए जाते हैं इसकी चर्चा करते हैं। इन वनों में सामान्यतः बलूच, बीच, हाथी और हीथ, यहाँ पर सॉरी हीथ लिखा हुआ है, हीथ और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये बलूच, बीच, हीथ और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। पूरी तरह से घास पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में हिरण, बाइसन, रोडेंट प्रमुख हैं। शीतोष्ण वनों में काला भालू, रैकून, जंगली बिल्लियां, भेड़िया, लोमड़ी जैसे सर्वाहारी जंतु पाए जाते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगर अब हम बात करते हैं उत्तरी शंकुधारी वन की। उत्तरी यहाँ पर हमने क्यों लिख रखा है, क्योंकि ये पूरे अर्थ पे उत्तर यानी कि आर्कटिक साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये आर्कटिक महाद्वीप है और जो हमारा दक्षिणी वाला क्षेत्र है इसको हम अंटार्कटिक महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब अंटार्कटिक महाद्वीप में जो पृथ्वी होती है, अगर आप बोल सकते हैं जो भूभाग होता है ये न के बराबर है। यहाँ पर जो भूभाग बनता है वो बर्फ के लेयर से बनता है, तो बर्फ के लेयर पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। मतलब जो हमारा शंकुधारी वन है उसकी स्थिति आर्कटिक द्वीप में ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, यानी कि उत्तरी भाग में पाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर उत्तरी लिख रखा है। अब देखिए, यहाँ पर शंकुधारी वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, टैगा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और शंकुधारी वन को टैगा वन कहा जाता है। यह आर्कटिक टुंड्रा के नीचे एक सतत बेल्ट के रूप में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरेशिया तक फैले हुए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इस अक्षांश पर बिल्कुल भी भूमि नहीं है, जलवायु ठंडी होती है, लंबा व कठोर शीतकाल, माध्य वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, मृदा में पोषक तत्वों का अभाव है तथा उनकी प्रकृति अम्लीय है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम मृदा की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, शीतोष्ण वाले में भूरी मृदा पाई जाती है और शंकुधारी वाले में यहाँ पर अम्लीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइप नहीं है, यहाँ पर सीधे अम्लीय मृदा पाई जाती है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। जो शंकुधारी वन है इनको हमने 2 टाइप में बांट रखा है, इसकी चर्चा भी हम करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, टाइप का जो प्रोसेस था वो कहाँ चला गया, चलो अभी मैं चेक करता हूं। जो भी मैंने सारी चीजें लिख रखी थी, चलो अभी देखता हूं मैं। अब यहाँ पे जो पादप और प्राणीजात है इनको आप चेक कर लीजिए। सदाबहार शुष्कतारोधी काष्ठीय वृक्ष शंकुधारी वन के विशिष्ट लक्षण है। शंकु वृक्ष अनावृत बीजी जैसे स्यूस, देवदार, चीड़, इनमें शंकुओं के अंदर अनावृत बीज पाए जाते हैं। सारी चीजें आप जानते होंगे। आपको यहाँ पर ये जो पेड़ है ना, इनका नाम याद रखना है, स्यूस, देवदार और चीड़। ठीक है, ये शंकु के आकार के पाए जाते हैं, जैसे ऐसे होता है इनका जो मतलब जो वन होते हैं, इनका जो पेड़ की आकृति होती है कुछ इस टाइप से उगते हैं, तो इसलिए इनको शंकुधारी वन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट आकृति है इनकी। और आप देख सकते हैं अनावृत बीजी जैसे स्यूस, देवदार, चीड़, इनमें शंकुओं के अंदर अनावृत बीज पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जानवरों में लाल गिलहरी है, हिरण है, बकरी है, खच्चर, मूस, बारहसिंघा आदि हैं। ठीक है, मांसाहारी जंतुओं में लकड़बग्गा, वन बिड़ाल, भालू जैसे मांसाहारी जो जंतु हैं ये पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब ऐसे होते हैं कि ये इन्वायरमेंट में ढले होते हैं, इनके शरीर पर मोटे मोटे बाल होते हैं। ठीक है, ये ठंडे क्षेत्रों में रह सकते हैं। ठीक है, तो व्हाइट कलर इनका होता है, क्योंकि बर्फ पड़ती है तो वहाँ के इन्वायरमेंट को देखते हुए अक्सर ये व्हाइट कलर के ही पाए जाते हैं। अब हम आते हैं, चूंकि हमने अब वनों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया, 3 कैटेगरी में हमने वन को यहाँ पर डिवाइड किया था। अब इससे हटके घास के मैदान से भी प्रश्न बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन घास के मैदान से जरूर टपका हुआ है। अभी जो 2021 में परीक्षा हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ये पंपास,
ये पंपास क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पंपास घास का मैदान जो है, जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन वहां पे अर्जेंटीना था। ठीक है, अर्जेंटीना, यानी कि आप जो है यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका लगाने वाले थे, ये आपका राइट आंसर था। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका जीएस सेक्शन में भी पूछता है, कई बार आपने पढ़ा होगा और इनमें से बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी याद होगा। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, घास के मैदान में, घास के मैदान वह क्षेत्र है जहां घासों का बाहुल्य होता है। यह धरातल के लगभग 20% भाग को घेरे हुए हैं। तो धरातल के 20% भाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं। यह उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां वृक्षों की वृद्धि के लिए वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं है, घास के मैदान विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन और जो शीतोष्ण, जैसे की चर्चा हमने पहले की है, उन दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पहले हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें जो प्रमुख है वो आप देख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा तो ये भूमध्य यानी कि विषुवत रेखा, ठीक है, यानी कि इक्वेटर के आसपास होगा। ठीक है, तो ये इसी रीजन में पाए जाते होंगे। तो यहां पर आपका है सवाना, अफ्रीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाना जो कि अफ्रीका में स्थित है, केन्या तंजानिया में स्थित है, लेकिन आप सवाना अफ्रीका याद रखेंगे। ओके, लेनास जो कि कोलंबिया और वेनेजुएला में स्थित है। कैंपास ब्राजील में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंपास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में पटाना, सेल्वास, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो पटाना जो घास का मैदान है, ये आप याद रखिएगा, श्रीलंका से संबंधित है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो पटाना जो है ये आपका श्रीलंका से स्थित है। सेल्वास अमेजन से स्थित है। ठीक है, अमेजन के वन को हम सेल्वास बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। घास के मैदान पे एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने सॉर्ट ट्रिक की भी चर्चा की है। उस वीडियो को उठा के मैं इसी में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वो कहीं पर होगा, जीएस सेक्शन में मैंने बताया था, तो उस जीएस सेक्शन वाले वीडियो को उठा के मैं इसी प्लेलिस्ट में पेस्ट करने वाला हूं। तो आप लोग घास के मैदान के लिए वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। ठीक है, वहां पर बहुत ही आसान भाषा में मैंने सारी चीजें आपको समझा रखी हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शीतोष्ण कटिबंधीय घास। यहाँ पर स्टेपी है जो कि दक्षिण पूर्व यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। प्रेरी आपका अमेरिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी घास के मैदान है ये सब इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रखनी है। पुस्ताज हंगरी में स्थित है, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं होगा, ये प्रश्न कई बार जीएस सेक्शन में पूछा गया है। ठीक है, पुस्ताज हंगरी में स्थित है। कैंटरबरी आपका कीवी, यानी कि कैंटरबरी कीवी, यानी कि ये न्यूजीलैंड में स्थित है। बुग्याल और मर्ग ये आपका भारत में स्थित है। डाउन्स चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो अर्थ है हमारा, इसमें सबसे नीचे है, तो ये डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी अमेरिका, स्टेपी दक्षिण पूर्व एशिया, सारी चीजें मैंने आपको याद करा रखी हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब घास के मैदान में जो पादप एवं प्राणीजात पाए जाते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। घास के मैदान में, यानी कि अगर हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो जिसमें घासों का बाहुल्य होता है और कहीं कहीं शुष्क विरोधी कटीले पादप पाए जाते हैं। बेजर्स लोमड़ी, गधा, जेब्रा, चिंकारा घास के मैदान में चरते हुए पाए जाते हैं। यह दूध और चमड़ा के उद्योग का आधार है। ऑब्वियस ही बात है, घास के मैदान में जो घास खाने वाले जंतु होंगे, जीव होंगे, वही रहते होंगे और उन्हीं का शिकार करके हम चमड़ा निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह दूध और चमड़ा उद्योग का आधार है। घास के मैदानों में कृंतकों, सरीसृप और कीटों की बहुत बड़ी आबादी पाई जाती है। तो ये घास के मैदान से संबंधित जीव और पादप हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मरुस्थल है। मरुस्थल की चर्चा हम करते हैं। मरुस्थल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यहाँ पर वर्षा का क्या मतलब वर्षा का क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मरुस्थल उष्ण और कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर पानी का अभाव होता है तथा तेज हवाएं चलती हैं, मतलब मरुस्थलीय आंधी बोलते हैं इसको। ठीक है, मरुस्थलीय आंधी। यहाँ तापमान अपनी चरम सीमा पर होता है। यह पृथ्वी का लगभग 1/7 भाग घेरे हुए है। ध्यान रखिएगा, मरुस्थल पूरे पृथ्वी पर 1/7 भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर जो पादप और जीव पाए जाते हैं उनको देख लेते हैं। नागफनी, बबूल, यूरफीविया, कांटेदार नागफनी मरुस्थलीय पादपों के सामान्य उदाहरण हैं। मरुस्थलीय जंतुओं में छछूंदर, लोमड़ी, चूहा, खरगोश, ऊंट और बकरियां शामिल हैं। सरीसृप, बिल बनाने वाले रोडेंट तथा कीट अन्य प्रख्यात मरुस्थलीय जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें।
अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जीवन कैसे संभव है। ठीक है, आखिर में मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग रहते कैसे हैं, इतनी गर्मी वहां पर पड़ती है। तो इसका जीवन कुछ यहाँ पर इस प्रकार संभव होता दिख रहा होता है। जैसे देखिए, पत्तियों में, पौधों में पत्तियों और तने गुदगुदेदार होते हैं, गूदेदार होते हैं। ठीक है, जो पौधे और तने, जो पौधे की पत्तियां होती हैं और तने होते हैं, ये थोड़ा मोटे होते हैं, गूदेदार होते हैं, और इन गूदों में पानी भरा होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें वह जल को संचित रखते हैं। कुछ पौधों के तनों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है, तथा जो जंतु होते हैं वो रात्रिचर स्वभाव के होते हैं। ये दिन में नहीं चलते हैं, दिन में अपना जो है अंदर मतलब छेद करके जो बालू होता है उसके काफी नीचे जाके रहते हैं। ठीक है, वहां पर ठंडा होता है, तापमान वहां पर टेम्परेचर बराबर होता है, तो वहां पर रह लेते हैं। बाकी जब मौसम ठंडा होता है तो रात में निकलते हैं। आपको पता है कि रात में वहां पर ठंडी भी होती है ठीक ठाक। ठीक है, ठंडी क्या मतलब, मौसम टेम्परेचर जो है वो सही हो जाता है वहां पे मरुस्थलीय क्षेत्र में रात में, तो वहां पर ये रात में निकलते हैं। जंतु जो होते हैं रात्रिचर स्वभाव के होने के कारण दिन के समय सूरज की गर्मी से दूर रहते हैं। यहाँ के जीव कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं। तो ये सारी खूबियां इनके अंदर होती है, इसीलिए ये मरुस्थलीय प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। ठीक है, अब हमने मरुस्थल भी चेक कर लिया, घास का मैदान भी चेक कर लिया, और जितने वन टाइप थे उनको भी चेक कर लिया। अब रह रहा है आपका टुंड्रा वन। ठीक है, टुंड्रा वन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है। टुंड्रा वन का मतलब वही आर्कटिक वन की हम बात करने वाले हैं पुनः। तो जो मैंने कहा था शंकुधारी वनों के बारे में, जब मैं पढ़ा रहा था आपको स्टार्टिंग में कह रहा था दो टाइप के हैं, वो यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ है बंजर भूमि, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ ही होता है बंजर भूमि। यह संसार के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर्यावरण के लिए अत्यंत कठिन दशाएं होती हैं। टुंड्रा के दो प्रकार होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, अब यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर टुंड्रा रीजन जो बंजर भूमि पर वन पाए जाते हैं, उनके दो टाइप होते हैं। एक होता है आर्कटिक टुंड्रा और दूसरा होता है अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा का मतलब ये होता है, यह उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय हिम आवरण के नीचे सतत पट्टी के रूप में फैले होते हैं। देखिए, जो बर्फों पर वन निकलता है, जो बर्फों पर जो हिम है, जो उसका लेयर है, उस पर जो सतत पट्टी के रूप में पाया जाता है, वन नहीं कहेंगे लेकिन जो भी पौधे वहां पर पाए जाते हैं उनको हम आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं। ठीक है, यह उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय, रूस, साइबेरिया, आर्कटिक महासागर के द्वीप समूह में फैला हुआ है। दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका में आर्कटिक टुंड्रा बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ इसका अधिकांश भाग समुद्र से ढका हुआ है। तो अंटार्कटिक की बात हमने पहले कर ली, दक्षिण रीजन की बात हमने पहले कर ली थी। तो मैंने आपको बताया कि जो लेयर है, जो बर्फ के लेयर पर छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उनको हम आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं। ठीक है, ये बर्फ में निकलते हैं। ठीक है, बर्फ के आवरण के नीचे एक सतत पट्टी के रूप में फैले होते हैं। अब हम बात करते हैं अल्पाइन टुंड्रा की। तो अल्पाइन टुंड्रा क्या है, वृक्ष सीमा के ऊपर पर्वत पर स्थित होते हैं। मतलब आपको पता होगा कि महाद्वीप, जो आर्कटिक महाद्वीप है, इस पर पर्वत भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो हिमाच्छादित होते हैं, जो बर्फ से ढके होते हैं। अब वहां पर जो वन पाए जाते हैं वृक्ष सीमा के ऊपर पर्वतों पर स्थित, चूंकि पर्वत सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो वन पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अल्पाइन टुंड्रा। यानी कि जो हिम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो बर्फ की बेल्ट होती है, सतत पट्टी होती है, उसमें जो वन मिलता है, पौधे होते हैं छोटे मोटे, उनको हम बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा। और जो पर्वतों पर वन पाए जाते हैं, जो हिमाच्छादित होते हैं, जो शंकुधारी टाइप के होते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्पाइन। तो आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा, ये दोनों चीजें आपको पता हो गई होंगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि पर्वत सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं, यानी कि अक्षांश का मतलब ये अक्षांश होता है। अब पर्वत सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं, अतः अल्पाइन टुंड्रा दिन व रात्रि के ताप टेम्परेचर को दर्शाते हैं। तो दिन व रात्रि में जो ताप टेम्परेचर है, मतलब ताप परिवर्तन है, उसको भी ये कहीं ना कहीं शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राणीजात पाए जाते हैं और पादप पाए जाते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। आर्कटिक टुंड्रा की जो प्रारूपिक वनस्पति होती है, कपास होती है, घास होती है, नरकट होती है, बिलोबिर्च तथा लाइकेन है। टुंड्रा प्रदेश के जंतु बारहसिंघा, कस्तूरी बैल, खरगोश, कैरिबोस, लेमिंग व गिलहरी होती हैं। तो आज के वीडियो सेशन में हमने जो चर्चा किया है, इसके बारे में हम समअप अगर करें तो समअप हमने ये करना है कि जो विश्व में वनों के प्रकार होते हैं उसको हमने देखा। इसके बाद में हमने घास के मैदान देखा, विश्व में जो प्रमुख घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हमने देखा। इसके बाद में विश्व में जो मरुस्थलीय वन होते हैं उनके बारे में हमने देखा। इसके बाद में टुंड्रा वन के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल किया। ठीक है, और क्या हमने पढ़ा, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में वनों के प्रकार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कल के वीडियो को भी पूरा देखना, जिस तरह से सपोर्ट आज की वीडियो में मिला है उसी तरह का सपोर्ट कल के वीडियो में मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोगों के सहयोग के बिना ये सेशन संभव नहीं है। इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, कंटेंट रिसर्च कर रहा हूँ, सब में वक्त लगता है, समय लगता है, मेहनत लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, ठीक है। आसान सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ये हो सकता है कि आपको आधे घंटे का वीडियो दिख रहा हो, लेकिन एक एक चीज़ टाइप करने में बहुत वक्त लगा इसमें। मैं पिछले 2-3 दिन से तैयारी कर रहा था, तभी मैंने बोला था कि 5 दिसंबर से वीडियो सेशन स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।